हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीच में कुछ ऐसे रीजंस रहे जिनकी वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके ऑब्जेक्टिव हैंडबुक लिख रहा हूँ और उसका लिखने का काम जो है लगभग अंतिम चरण में जा चुका है। बहुत जल्दी मार्केट में वो बुक आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स, किताबें, बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी। निश्चित रूप से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने राजस्थान जीके की आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए लगभग 5000 सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मैंने एक बुक लिखी है, जो बुक बहुत जल्दी मार्केट में आपको अवेलेबल होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको विभिन्न सोशल मीडियाज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, अब आगे वापस अब हम एक एक करके पुनः वीडियो डालना आपको पुनः स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में देखो, आज एक नए सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली हमने कुछ वीडियोस जो है आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रोवाइड कराई थी, कुछ वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोवाइड कराई थी, और अब हम कुछ टॉपिक्स आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, या हम ये कहें कि अब एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और वो नया सब्जेक्ट है राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कल्चर। देखो, राजस्थान की कल्चर जो चैप्टर है, ये अपना आप एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण खंड है राजस्थान की जीके का, और अपना आप में एक स्पेशल भी है। देखो, इतिहास है, कहानियां वगैरह वो चीजें हैं, लेकिन यहाँ कल्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और उनका आंसर देने में भी काफी कठिनाइयां स्टूडेंट्स को मोस्टली रहती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी को स्टूडेंट्स इजी गोइंग पढ़ लेते हैं, लेकिन कल्चर में थोड़ी कठिनाइयां फील करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे हम ये वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी सारी समस्याएं कल्चर से रिलेटेड क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। सबसे पहले मैं देखो कल्चर के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कल्चर में मोस्टली हम कौन कौन से टॉपिक्स को देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं आपसे बात करूं, यहाँ कल्चर को हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। पार्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बात करेंगे इसके बारे में भी, राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथाएं। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण, कल्चर का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैं मानता हूं, वो है राजस्थान में लोक संगीत। क्योंकि लोक संगीत में देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, एक टॉपिक है शास्त्रीय संगीत। देखो, ये टॉपिक जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जनरली इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की जो शैली है उसको क्या बोलते हैं, कथक शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अलावा ध्रुपद गायकी, तो कथक नृत्य है, ध्रुपद गायकी है, ये सारी जो कंटेंट है ये किसके अंतर्गत आते हैं? शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में लोकगीत। लोकगीत हम जानते हैं कई सेक्शंस हम देखते हैं, जन्म से संबंधित लोकगीत, इसके अलावा विवाह से संबंधित लोकगीत, इसके अलावा विरह से संबंधित लोकगीत और धार्मिक और सामाजिक लोकगीत। इस प्रकार से कई सारे हम लोकगीतों के बारे में आपसे लोकगीत वाले चैप्टर में बात करते हैं। जन्म से, विवाह से, विरह से, धार्मिक और सामाजिक लोकगीत, इस प्रकार से लोकगीतों का भी हम डिवाइडेशन करते हैं। अगला टॉपिक है लोकवाद। देखो, लोकवाद में भी हम 4 पार्ट देखते हैं मोस्टली। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं अवनद। क्या बोलते हैं? अवनद या तालवाद। दूसरा पार्ट जो है उसको बोलते हैं तत्वाद। तीसरा पार्ट है सुशिरवाद और चौथा पार्ट है घनवाद। इस प्रकार से लोकवादों को भी 4 सेक्शंस में हम देखते हैं। लोक नृत्य में भी हम देखते हैं। सबसे पहला है व्यावसायिक नृत्य, कॉमर्शियल डांस जिसको हम बोल सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं धार्मिक और सामाजिक नृत्य। धार्मिक और सामाजिक नृत्य हम देखते हैं। जातीय नृत्य, जातीय और जनजातीय नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। इस प्रकार से ये हुआ लोक नृत्य। लोक नाट्य, बहुत सारे लोक नाट्यों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जैसे तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है, ख्याल है, रम्मत है, चार पैंत लोक नाट्य है, बहुत सारे लोक नाट्य हैं, उनके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। और लोक कलाकार, इन सभी जो शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोकवाद, लोक नृत्य और लोक नाट्यों से संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके जो ऑब्जेक्टिव बुक है
उस बुक में आपको टॉपिक वाइज शास्त्रीय संगीत के क्वेश्चन पहले मिलेंगे, उसके बाद लोकगीत के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद लोकवाद के क्वेश्चन, एक एक करके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपके रिवीजन में वो बुक। बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी आपको। दूसरा जो पार्ट है, पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो महत्वपूर्ण सेक्शन है लोक देवी और लोक देवता। लोक संगीत के बाद दूसरा और महत्वपूर्ण जो सेक्शन है लोक देवी, लोक देवता, लोक संत और लोक संप्रदाय। ये चार, लोक देवी, लोक देवता, लोक संत और लोक संप्रदाय, ये चार जो टॉपिक है बेसिकली इसमें आते हैं। इसके अलावा चित्रकला, चित्रकला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप निश्चित रूप से आरएस के एग्जाम, आरएस प्री के एग्जाम को उठा के देखेंगे, वहां भी चित्रकला से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रति एग्जाम में पूछा जाता है। चित्रकला में भी हम लोक चित्रण भी पढ़ेंगे साथ में, लोक चित्रण, लोक चित्रण जिसमें मारना है, पाने हैं, पथवारी है, ठीक है, इस प्रकार से लोक चित्रण की भी, फड़ चित्रण है, ये भी बात करेंगे आपसे। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण भी चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। राजस्थान की जनजातियां और हस्तशिल्प कलाएं, देखो हस्तशिल्प कलाओं का जो चैप्टर है, इसकी कुछ क्लासेस में आपको राजस्थान में लघु उद्योग, जहां हमने थेवा कला, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, कौफ्तगिरी, इस प्रकार से कई सारी कलाओं के बारे में आपसे मैंने वहां बात की है, वो चैप्टर अपने आप में हस्तशिल्प कलाओं से रिलेटेड था। लास्ट तीसरा जो पार्ट हम देखते हैं वो है स्पेशली स्थापत्य कला का है। और स्थापत्य कला में राजस्थान में दुर्ग, मंदिर, महल, हवेली, छतरियां, स्मारक और बावड़ियां, ये पूरा अपने आप में राजस्थान की संस्कृति का जो खंड है उसका सिलेबस है। बेसिकली ये टॉपिक्स हम मोस्टली राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत देखते हैं। तो ये तो जनरली सिलेबस के बारे में बात हुई। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा सबसे पहला चैप्टर। तो राजस्थान की संस्कृति में हम सबसे पहला जो चैप्टर हम बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। और राजस्थान की प्रथाओं में सबसे पहली जो प्रथा है वो है सती प्रथा। इसी को बोलते हैं सहमरण प्रथा, इसी को बोलते हैं सहगमन प्रथा और इसी को बोलते हैं अनवारोहण प्रथा। देखो ये प्रथा है क्या, बेसिकली जब किसी महिला का पति, क्योंकि देखो ये जो प्रथा है मोस्टली राजपूतों में प्रचलित थी। किसमें प्रचलित थी? ये प्रथा मोस्टली राजपूतों में प्रचलित थी। तो राजपूतों में प्रचलित ये जो प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह महिला अपने पति के शव के साथ अग्नि में बैठकर मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। तो हम ये कहें कि सती प्रथा क्या है, तो हम कह सकते हैं सती प्रथा के अंतर्गत, राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत महिला के मृत्यु हो जाने पर महिला द्वारा अपने पति के शव के साथ मृत्यु को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? सती प्रथा कहलाता है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिएगा महिला का पति जो है किसी दूरस्थ स्थान पर, कहां? किसी दूरस्थ स्थान पर महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और किसी कारणवश उनकी डेड बॉडी, उनका शव जो है वो अवेलेबल नहीं होता, तो फिर अब क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में महिला द्वारा अपने पति की किसी निशानी, अपने पति की किसी निशानी के साथ क्या हो जाना? सती हो जाना। तो महिला द्वारा अपने पति की किसी निशानी के साथ सती हो जाना, और निशानी के साथ सती कब होगी? जब उनकी डेड बॉडी अवेलेबल नहीं होगी। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है अनुमरण प्रथा। सती प्रथा के अंतर्गत ही एक और प्रथा हमने बात की है, अनुमरण प्रथा। तो शव के साथ अगर सती हो तो निश्चित रूप से वो सहमरण, सहगमन, अनुमरण प्रथा, और अगर किसी निशानी के साथ सती हो तो वो कहलाती है अनुमरण प्रथा। और निशानी के साथ सती होने वाली महिला कहलाती है महासती। क्या कहलाती है? महासती। देखो कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, तो कई बार उसकी माँ जो है वो अपने पुत्र के साथ, माँ किसके साथ? अपने पुत्र के साथ या पुत्र के शव के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इस प्रकार से पुत्र के साथ सती होने वाली जो मां है वो कहलाती है मां सती। क्या कहलाती है? मां सती। तो यहां महासती और ये मां सती। देखो सती होने वाली जो महिला है वो अपनी सती होने से पहले संबंधित परिवार के लोगों को कोई ना कोई आदेश देती है, कोई ना कोई उपदेश देती है। ये आदेश या उपदेश जो है ये कहलाता है अणख। क्या कहलाता है? अणख। हम कह सकते हैं
सती होने वाली महिला द्वारा संबंधित परिवार के लोगों को दिया गया उपदेश या आदेश, जिसे उस परिवार के लोगों द्वारा मानना अनिवार्य होता था, वो आदेश कहलाता है अणक। देखो सती प्रथा की अगर मैं आपसे बात करूं, इस प्रथा का भारत में सबसे पहले इस प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मैं आपसे बात करूं, सर्वप्रथम उल्लेख हम एक अभिलेख पढ़ते हैं, एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। ये जो अभिलेख है बेसिकली 510 ईस्वी का ये अभिलेख है। और किनके समय इसकी रचना हुई? गुप्त शासक मानगुप्त के समय का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख में ये जिक्र है कि जब हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों के आक्रमण के समय में सेनापति गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? 510 ईस्वी के मानगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें हूणों के आक्रमण के समय में सेनापति गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में एक अभिलेख हम देखते हैं, घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख? घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख जो है ये बेसिकली इसकी तिथि की मैं आपसे बात करूं 810 ईस्वी, या कई बार हम संवत में देखते हैं विक्रम संवत 867, विक्रम संवत 867, क्योंकि हम जानते हैं ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है विक्रम संवत, तो 810 प्लस 57 867। तो विक्रम संवत में टाइम लिख दो, चाहे ईस्वी में लिख दो। ये अभिलेख जो है जोधपुर से प्राप्त हुआ है, बेसिकली जोधपुर का अभिलेख है। इस अभिलेख में सेनापति राणुका की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी का नाम था संपत देवी। सेनापति राणुका की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी संपत देवी के सती होने का उल्लेख है। तो इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो एरण अभिलेख की बात करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो जोधपुर के घटियाला अभिलेख की बात करेंगे। देखो आगे हम देखते हैं, ये जो प्रथा है, इस प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने सबसे पहले इस प्रथा को रोकने के आदेश जारी किए गए। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए गए। हम कह सकते हैं कि असफल रहे। अकबर जो है इस प्रथा को रोकने में आदेश जरूर पारित किए, लेकिन रोकने में क्या रहे? असफल रहे, क्योंकि अकबर की राजपूतों के प्रति जो नीति थी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी, बहुत ज्यादा कठोरता से उन्होंने इसको प्रतिबंधित नहीं किया। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का जो प्रयास किया गया, वो प्रयास किया गया जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जो है उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। देखो हम जानते हैं सवाई जयसिंह के बाद आगे हम अगर देखें उसके बाद ये कंटिन्यू प्रथा चलती रही। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत का नाम जानते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है, इनके भाई की मृत्यु के पश्चात इनकी भाभी जी को लोगों ने जबरदस्ती से क्या कर दिया? सती कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि इस प्रथा को मैं जब तक समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। राजा राम मोहन राय जो है, इसे भारत में समाज सुधारकों का अग्रणी या अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली उनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित किया। सती प्रथा निरोधक अधिनियम किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब? 1829 ईस्वी में पारित किया। और उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 17, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2015 में पूछा गया। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 की धारा 17 के तहत संपूर्ण देश में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। सबसे पहले बात करें तो 1829 ईस्वी में सबसे पहले देश में सबसे पहले बंगाल जो प्रांत था, बंगाल जो सूबा था, वहां इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया।
तथा 1830 ईस्वी में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। देखो अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में इस अधिनियम के बनने से पहले ही 1822 ईस्वी में बूंदी के शासक थे विष्णु सिंह। बूंदी के शासक राव विष्णु सिंह जो है, उन्होंने इस अधिनियम के बनने से पहले ही इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन जब ये अधिनियम पारित हुआ कब, या अधिनियम लागू हुआ संपूर्ण देश में कब, 1830 में। इस अधिनियम के तहत सबसे पहली रियासत जिसने इस प्रथा को प्रतिबंधित किया वो थी कौन सी रियासत, अलवर रियासत। अलवर रियासत के शासक थे कौन, विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह जो है, उन्होंने सबसे पहले 1830 ईस्वी में इस प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित किया। तो राजपूताना में सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाली रियासत बूंदी रियासत थी, लेकिन सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 के तहत सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाली रियासत कौन सी थी, अलवर रियासत थी। अलवर के शासक विनय सिंह इस प्रथा को 1830 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद देखिए आगे चलकर हम देखते हैं 1845 ईस्वी में जयपुर रियासत ने इस प्रथा को प्रतिबंधित किया। 1860 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने इस प्रथा को प्रतिबंधित किया। उसके बाद 1861 ईस्वी में हम देखते हैं उदयपुर रियासत ने इस प्रथा को प्रतिबंधित किया। 1862 ईस्वी में कोटा रियासत ने इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन देखो प्रतिबंधित करने के बावजूद भी लगातार सती होने की घटनाएं जारी रही। राजस्थान के संदर्भ में हम लेटेस्ट अगर कोई घटना की बात करते हैं तो वो घटना है 4 सितंबर 1987, देवराला गांव। कौन सा गांव, देवराला गांव। देवराला गांव कहां पड़ता है, सीकर में पड़ता है। यहां श्री माल सिंह शेखावत जो है, इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी थी रूप कंवर जो है, इनकी पति की मृत्यु के पश्चात ये उनके सबके साथ क्या हो गई, सती हो गई। बेसिकली 1987 में ही राजस्थान सरकार ने सती निवारण अध्यादेश पारित करके इस प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। तो इस प्रकार से देखो हम देखते हैं जनरली कौन सी प्रथा, सती प्रथा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है, बड़ी डिटेल से मैंने आपसे बात की है, एक पॉइंट टू पॉइंट। आप निश्चित रूप से यहाँ इसको स्टॉप करके नहीं आराम से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस प्रथा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से यहाँ परेशान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी प्रथा हुई, सती प्रथा। इसी क्रम में दोस्तों अगली प्रथा की मैं आपसे बात करता हूं। देखो सती प्रथा से थोड़ा रिलेटेड ही एक प्रथा हम जनरली देखते हैं, बात करते हैं। एक तो होता है केसरिया, क्या होता है, केसरिया प्रथा, और एक होता है जोहर प्रथा। देखो केसरिया और जोहर क्या होता है, देखो ये प्रथाएं भी मोस्टली राजपूतों में प्रचलित थी। इनके अंतर्गत जब किसी शासक के ऊपर कोई आक्रमण होता था और उस शासक और उसके संबंधियों को यह सुनिश्चित हो जाता कि भाई हम इस युद्ध में, इस आक्रमण के दौरान नहीं जीत सकते, हमारी जीत इस आक्रमण के दौरान नहीं हो सकती, और हम इस आक्रांता की अधीनता स्वीकार करना भी नहीं चाहते। दोनों बातें हैं, हम अधीनता स्वीकार करना भी नहीं चाहते और दूसरी बात हम शायद इस युद्ध में जीत भी नहीं सकते। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त करना चाहते थे, या लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। तो वापस ध्यान दीजिएगा, जब किसी शासक को युद्ध क्षेत्र में या युद्ध के दौरान या आक्रमण के दौरान ये सुनिश्चित हो जाता कि तेरी हार पक्की है लगभग, उस परिस्थिति में उस शासक और उसके संबंधी जो हैं केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं, और जितने दुश्मन मारे जाएं उतने दुश्मन मार लिए जाते हैं। फाइनली वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में केसरिया वस्त्र धारण करके वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है, केसरिया कहलाता है। और देखो जब केसरिया हो जाता है, जब संबंधित जो व्यक्ति हैं शासक और उनके संबंधी जब केसरिया कर लेते हैं, तो रानियां, महारानियां, उपरानियां, पटरानियां, दासियां जो भी हैं, उस परिवार से संबंधित जो भी महिलाएं हैं, वो अपना जीना उचित नहीं समझती, तो वो भी या तो अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती हैं या फिर जल में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। अपने आक्रांता से सुरक्षा और अपने चरित्र की रक्षा के लिए जो संबंधित जो शासक हैं, उस घराने की महिलाएं जो हैं, वो महिलाएं
अग्नि में कूदकर या जल में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, वो प्रथा कहलाती है जोहर। और केसरिया और जोहर मिलकर कहलाते हैं साका। हम जानते हैं राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला साका जो है 11 जुलाई 1301 कहां हुआ? रणथंबोर दुर्ग में हुआ। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो आक्रांता थे, अलाउद्दीन खिलजी आक्रांता थे और रणथंबोर के शासक थे हम्मीर देव चौहान। ऐसी परिस्थिति में हम्मीर देव चौहान, ये जो रणथंबोर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में हम्मीर देव चौहान के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। और इनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री थी देवल रानी, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। ये राजस्थान का क्या कहलाता है? पहला शाका कहलाता है। तो इस प्रकार से ये केसरिया और जोहर की बात हुई। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं एक और प्रथा की आपसे बात करता हूं, वो प्रथा है त्याग प्रथा। कौन सी प्रथा? त्याग प्रथा। देखो, त्याग प्रथा भी मोस्टली किस में प्रचलित थी? राजपूतों में ही प्रचलित थी। चूंकि हम जानते हैं एक राजपूत शासक जो है उनकी बहुत सारी रानियां, उपरानियां, उपपत्नियां हुआ करती थी, बहुत सारी संतानें भी हुआ करती थी। ऐसी परिस्थिति में देखो त्याग प्रथा क्या है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। राजपूतों में जब भी राजकुमार या राजकुमारी का विवाह होता था तो विवाह के अवसर पर बहुत सारी कौन कौन सी जातियां? ढोली, शरगड़ा, भाट, चारण, ये जो संगीत जीवी जातियां हैं या इस प्रकार से वंशावलियां लिखने वाली जो जातियां हैं, ये बहुत ज़्यादा विवाह के अवसर पर आकर के शासक से, राजा से बहुत ज़्यादा मुंह मांगी दक्षिणा मांगते थे, बहुत ज़्यादा धन की, यहाँ तक कि कई बार तो जागीर की जागीरों को मांग लिया जाता था। तो शासक जो है मजबूरन उसको इन जातियों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धन देना पड़ता था, मुंह मांगी दक्षिणा की ये जिद करते थे। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं त्याग प्रथा क्या है? राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत शासक के परिवार में विवाह के अवसर पर ढोली, सरगड़ा, भाट, चारण जाति के लोगों द्वारा मुंह मांगी दक्षिणा की जिद करना, हट करना क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है। और निश्चित रूप से इस प्रथा की वजह से शासक वर्ग के अधिकांश जागीर, अधिकांश धन जो है इन लोगों के पास चला जाता था। शासक का राजकोष लगातार खाली होता इस प्रथा की वजह से, इन लोगों की वजह से शासक का राजकोष में लगातार कमी आई। इस प्रथा को रोकने का सबसे पहला, या हम कहें कि राजपुताना में सबसे पहले इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाली रियासत कौन सी थी? सबसे पहले जो रियासत थी वो जोधपुर रियासत थी। जोधपुर रियासत में सबसे पहले 1841 ईस्वी में इस प्रथा को जोधपुर के शासक थे राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। जोधपुर के शासक राजा मानसिंह के समय में 1841 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद देखिए 1844 ईस्वी में बीकानेर के शासक थे रतन सिंह। उसके बाद हम बात करें जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। और उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। इनके द्वारा भी इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन मैंने कहा कि लगातार प्रतिबंधित करने के बावजूद भी ये प्रथा प्रचलन में चलती रही। आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजपुताना के एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन थे? एजीजी थे वाल्टर। कौन थे? वाल्टर जो है इन्होंने एक सभा का गठन किया 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में एक सभा का गठन हुआ, उसको बोलते हैं वाल्टरकृत हितकारिणी सभा। वाल्टरकृत हितकारिणी सभा जो है, इस सभा ने त्याग प्रथा के अलावा अन्य प्रथाओं को प्रतिबंधित करने में राजपुताना में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो इस प्रकार से कौन सी प्रथा हुई? त्याग प्रथा मोस्टली राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा के अंतर्गत विवाह के अवसर पर ढोली, सरगड़ा, भाट, चारण जाति के लोगों द्वारा मुंह मांगी दक्षिणा मांगी जाती थी और जिसकी वजह से राजा का राजकोष में कमी होने लगी।
बेसिकली इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाली पहली रियासत जोधपुर थी। जोधपुर के राजा मानसिंह ने 1841 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया। 1844 में बीकानेर, जयपुर, उदयपुर के शासकों ने भी इस प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यू प्रथा जारी रही। आगे चलकर 1888 ईस्वी में राजपुताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल वाल्टर जो है, इनके निर्देशन में वाल्टर कृत हितकारी सभा का गठन हुआ और इस सभा ने इस प्रथा के अलावा अन्य प्रथाओं को भी रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ प्रथाएं मैंने आज के इस वीडियो क्लास में आपसे डिस्कस की हैं। आगे भी लगातार इस प्रकार की वीडियो क्लासेस में समय समय पर आपको लेकर आता रहूंगा, क्योंकि बुक में थोड़ा सा मैं बिजी हूं। उसको पूर्ण करने के बाद लगातार हम आपसे इस प्रकार से वीडियो संवाद जारी रखेंगे। और आप मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर पर इसी प्रकार से बने रहिएगा। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अवेलेबल मिल सके। धन्यवाद।